अब मेरा ड्यूटी पर जाने को दिल नहीं चाहता। हामिद ने माँ से बात करते हुए कहा, सारा अब बड़ी होती जा रही है, आपको और सारा को अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता। हमारी फिक्र मत करो बेटा, मेरा जो काम सिलाई का है, महल्ले की एक औरत कपड़े देने आती है तो अभी वो जाती नहीं, दूसरी आ जाती है, यूं रौनक मेला लगा ही रहता है। अब तो पूरा मोहल्ला मुझसे ही कपड़े सिलवाता है और इसी बहाने गाहक का रश रहता है घर में। तुम आराम से अपनी ड्यूटी पर जाओ। अम्मी ने भरपूर तसल्ली बख्श जवाब दिया। अम्मी जी, रात को आप दोनों अकेली होती हैं, मैं ये सोचकर परेशान रहता हूँ। गली में जो लोग आते हैं आजकल के लड़के मुझे ठीक नहीं लगते, शक्ल से ही आवारा लगते हैं। बेटा तुम हमें अल्लाह के सपुर्द कर दो। तुम चाहते हो कि सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाऊं, अपनी छोटी सी बहन को दुनिया भर की गलीज नज़रों से बचा लूं। हामिद ने दुखी दिल से कहा, जी अम्मी, और ट्रेन पर सवार हो गया। आमना बेगम महल्ले भर के कपड़े सिलाई करके सारा और हामिद के अखराजात पूरे करती। ये सच था कि महल्ले में कुछ नए लोग आए थे और उन लड़कों के आए दिन शिकायत सुनने को मिलती रहती थीं। आमना बेगम सारा दिन सिलाई का काम करती रहती। सारा स्कूल से अकेली वापस आ जाती। पिछले के दिनों से सारा नोट कर रही थी कि महल्ले के कुछ लड़के इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन डर के मारे अम्मी को बता नहीं पा रही थी। यार बड़ी गजब की लड़की है, इससे सेटिंग हो जाए तो क्या ही बात है। काशिफ ने सारा को गली में आते जाते देखकर कहा, हो भी सकती है काशिफ, तू बस कोशिश जारी रख। वैसे भी सुना है दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं। बाबर ने जवाब देते हुए कहा, चलो हम भी ट्राई करते हैं सेटिंग करने की, देखते हैं किसकी किस्मत खुलती है। अकमल ने भी अपनी खबासत दिखाते हुए कहा। तीनों कहका लगाकर हंस पड़े। सुना है इसका एक भाई भी है जो फौज में भर्ती है। काशिफ ने बताया, यार वो कभी कभार आता होगा, वो कौन सा घर रहता है, ये भी अच्छी बात है। कहका लगाकर सिरगट लगाकर गली की नुक्कड़ में बैठ गए और आती जाती लड़की को ताड़ने लगे। हामिद को फौज में भर्ती हुए 1 साल गुजर चुका था। 1 साल सुकून से गुजर गया, मगर अब लड़कों की वजह से काफी परेशान रहने लगा। ट्रेनिंग के दौरान भी बुझा बुझा सा रहता। यार कोई मसला है तो बताओ, साथी ने पूछा। हाँ यार, मोहल्ले में कुछ नए लोग आए हैं, मुझे इन लड़कों से खतरा है। मेरी माँ और बहन अकेली होती हैं, मैं तमाम वक्त इसके मुताल्लिक ही सोचता रहता हूँ। मेरे भाई आयतल कुर्सी पढ़कर इनको अल्लाह के हवाले कर दिया करो, अल्लाह पाक इन्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखेगा। ड्यूटी भी तो देना पड़ती है, एक फौजी की अपनी जिंदगी अमानत होती है। हामिद को दोस्त की बातों से हौसला हुआ। हामिद अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देने लगा। तीनों आवारा लड़के सारा के स्कूल आने जाने के औकात में गली के आर पार खड़े हो जाते, तरह तरह की बातें करते। सारा इनकी बातों को इग्नोर करती रहती। बॉर्डर पर हालात खराब होते जा रहे थे। बहुत से फौजियों को बॉर्डर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें हामिद भी शामिल था। अल्लाह पाक को शायद यही मंजूर था कि बॉर्डर पर होने वाली झड़पों में हामिद शहीद हो गया। हामिद की मैयत इसके घर भेज दी गई, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला अश्कबार हो गया। बहन की तो हालत गैर थी। हामिद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पूरा मोहल्ला इस दुख में शरीक था। ताज़ियत करने वाले कई दिन तक आते रहे। बिला आखिर ये सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। जिंदगी मामूल पर आने लगी। सारा फिर से स्कूल जाने लगी। तीनों आवारा लड़के अब भी इनकी ताक में थे। काशिफ ने साथियों से कहा, ये लड़की तो हमें घास तक नहीं डालती, चलो फिर आज रात इसके घर में घुस जाते हैं, फिर देखते हैं कि घास डालती है कि नहीं। बाबर ने मशवरा दिया, जो दोनों को पसंद आया। रात के पिछले पहर तीनों आवारा लड़कों ने प्लान के मुताबिक दीवार पर चढ़ने की भरपूर कोशिश की। वो बार बार नीचे गिर जाते। यार छोटी सी दीवार हम फैलांग नहीं पा रहे, कितने अफसोस की बात है। चलो आज नहीं तो कल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी फजर होने को है, नमाजियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सुबह देखेंगे इस दीवार से हम क्यों नहीं चढ़ सके। अगली सुबह तीनों ने दीवार का जायजा लिया। ये एक आम सी नॉर्मल सी ऊंचाई की दीवार थी, जिसे फैलांगना मुश्किल हो रहा था। आज रात 2 बजे सब तैयार रहना, अकमल ने हिदायत की। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों दोस्त रात 2 बजे सारा के घर के पास पहुंच गए और दीवार फैलांगने की कोशिश करने लगे। आज भी वही मामला होने लगा। दीवार पर चढ़ते ही मुंह के बल जमीन पर गिर जाते, यहाँ तक कि अकमल के सर पर गहरी चोट भी लग गई। यार क्या माजरा है, अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है। बाबर ने कहा, एक काम करते हैं,
کاشف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پچھلی طرف سعد کا گھر ہے، ہم سعد کے گھر کی طرف کودتے ہیں۔ سعد کے گھر آج کل کوئی بھی نہیں ہے۔ تینوں نے اتفاق کیا اور بات اگلے دن تک چلی گئی۔ اگلے دن شام کو تینوں نے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سعد کے گھر کے ارد گرد پھر کر دیکھا، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی۔ سب طرف سے تسلی کی اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ سعد کے گھر والے نہیں تھے، لہٰذا انہیں سعد کے گھر کی چھت پر پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ رات کے پچھلے پہر تینوں بالآخر سارا کے گھر کی پچھلی جانب کود پڑے۔ تینوں اپنی کامیابی پر خوش ہو گئے۔ دبے قدموں چلتے ہوئے سامنے کی طرف جیسے ہی پہنچے، ان کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا، جسم سے طاقت ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، پاؤں زمین میں دھنستے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ وہ بھاگ کر واپس جانا چاہتے تھے مگر پاؤں زمین میں دھنس چکے تھے۔ تینوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حامد محل میں سفید لباس میں ملبوس اپنے گھر کے کچے سین میں دیوار کے ساتھ لگے سٹینڈ پر رکھے ہوئے گھڑوں میں پانی بھر رہا تھا۔ کچھ پانی اس نے دیوار پر گرایا اور پھر پورے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر اس نے گھر میں رکھی مرغیوں کو دانہ ڈالا۔ گھر کے مرکزی دروازے سے اندر گیا جو دیکھنے میں بند تھا۔ کچھ دیر میں اسی بند دروازے سے باہر آ گیا۔ تینوں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگے۔ ان کے پاؤں آدھے زمین میں دھنس چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ نمازیوں کے آنے جانے کا وقت شروع ہو گیا۔ سارا کی امی حسب معمول باہر آئیں اور نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد سارا کی ماں کی نظر تینوں آوارہ لڑکوں پر پڑی۔ انہوں نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور محلے والوں کو مدد کے لیے پکارا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب نے خوب لان تان کی اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ تینوں کے پاؤں پھول چکے تھے کہ چلنے کے قابل نہ رہے۔ محلے والوں نے انہیں چارپائیوں پر ڈال کر ان کے گھر تک پہنچایا۔ تینوں کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ ایسی عبرتناک سزا دیکھ کر پورا محلہ ان کی اس کیفیت پر حیران تھا۔ صرف ایک ماں ہی مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ بہت پہلے سے جانتی تھی حامد کی ڈیوٹی اللہ پاک نے اس کے گھر میں لگا دی تھی۔ جب اللہ کے سپرد کر دو گے اللہ خوب نبھاتا ہے۔ چاہے انسان بھول جائے لیکن اللہ پاک کی ذات کبھی غفلت نہیں ہونے دیتی۔ جب بھی گھر سے نکلیں خود کو اللہ کے سپرد کر دیا کریں اور مطمئن رہا کریں، بے شک اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔